रजनी ने थोड़ी सी अनिश्चितता की हालत में फुलवारी रेस्तरां में प्रवेश किया। उनके हाथ पसीने से भीगे हुए थे। उन्हें घबराहट हो रही थी, पर फिर भी बिस्कुटी रंग की साड़ी और लाल ब्लाउज में वे बहुत ही संजीदा और गरिमामय लग रही थी। राजीव ने कॉर्नर वाली टेबल से हाथ हिलाया तो रजनी तेज कदमों से उस दिशा में चली गई। राजीव हंसकर बोले, मुझे लगा था आप नहीं आएंगी, पर फिर भी 1 घंटे से यहाँ बैठकर चाय का आनंद ले रहा हूँ। रजनी ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, आना तो था पर थोड़ी सी अनिश्चितता थी। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया तो राजीव बोले, रजनी, मेरे प्रस्ताव के बारे में क्या सोचा? रजनी थोड़ा सा झिझकते हुए बोली, बहुत दुविधा में हूँ। राजीव मुस्कुराते हुए बोले, अपने बारे में कब सोचोगी? हमारी जिंदगी हमारी अपनी है, कब तक दूसरों के बारे में सोचती रहोगी? इससे पहले वे कुछ और बोलते, एक कर्कश महिला की आवाज ने उनकी बातचीत को कहीं दबा दिया। देखा तुमने, मम्मी इस उम्र में क्या गुल खिला रही हैं? यह रजनी की बहू वंदना की आवाज थी। रजनी का पुत्र आलोक अपनी माँ को आग्नेय नेत्रों से घूरता हुआ बोला, मम्मी, आपको क्या हो गया है? क्यों अपना बुढ़ापा खराब कर रही हो? हमारा नहीं तो कम से कम दिया के बारे में तो सोचा होता। कौन उसका हाथ थामेगा? इससे पहले वंदना कोई और तीर चुभोती। रजनी किसी अपराधिन की तरह सिर नीचा किए जाने लगी। राजीव बरबस बोल उठे, रुको रजनी, तुम क्यों ऐसे जा रही हो? उन्होंने आलोक और वंदना से शांत स्वर में कहा, आप दोनों शांति से बैठकर भी तो बात कर सकते हैं। वंदना फिर तेज स्वर में बोली, आपकी बहन, बेटी या माँ अगर ऐसे काम करेगी तो आपको पता चलेगा। राजीव अपना आपा खो बैठे। क्या किया है रजनी ने? सिवा अपना सुख दुख बांटने के। बहुत सारे लोगों की उत्सुक नजरें उनकी टेबल की तरफ ही उठ रही थी। वंदना फिर भी डटी रही, हाँ, हम तो दुश्मन हैं। आप ही हो सब कुछ। पता नहीं हम क्या जवाब देंगे अपने घर परिवार कोडो। तभी तो सोचूं, रोज घंटों घंटों कौन सी वॉकिंग हो रही है। सोचकर भी शर्म आती है। अनीता दीदी क्या कहेंगी अपने पति और सास ससुर से कि उनकी मम्मी इस उम्र में रासलीला रचा रही हैं। रजनी आंखों में आंसू लिए रेस्तरां से बाहर आ गई। राजीव ने आलोक को गुस्से से देखकर कहा, पब्लिक में तमाशा करने से बेहतर था हम शांति से बात करते। मेरा और रजनी का फैसला अटल है। हम दोनों कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे किसी को कोई शर्मिंदगी हो। आलोक ने बेशर्मी से कहा, मम्मी के नाम शामली में जो जमीन है वह किसकी होगी शादी के बाद? राजीव बोले, जैसा रजनी चाहेंगी। वंदना बोली, वाह, करोड़ों की संपत्ति हम ऐसे ही नहीं रासलीला में जाने देंगे। हम कोर्ट जाएंगे। रजनी एक झील की तरह शांत 65 वर्षीय महिला थी। जितना भी जीवन उन्हें मिला था उसी में संतुष्ट रहती थी। यह अलग बात है कि इस कारण कभी-कभी वे खुद ही विचलित हो जाती थी। कुछ समय पहले राजीव नामक कंकर ने उनके जीवन में उथल-पुथल मचा दी थी। राजीव उनकी जिंदगी की शाम को कुछ इंद्रधनुषी रंगों से सजाना चाहते थे। वे एक विशाल सागर की तरह थे। रजनी अपने बेटे आलोक के पास आने से पहले शामली में रहती थी, जो न तो पूरी तरह कस्बा था न ही वहां पर महानगर की आज़ादी थी। वहां पर जब वे शादी करके आई थी तो 20 वर्ष की थी। उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, पर घर की जिम्मेदारियों में वे कभी भी सिर नहीं उठा पाईं। पहले आलोक का जन्म हुआ, फिर अनीता का, फिर तो उनके सारे शौक बच्चों के शौक में ही ढल गए। सास ससुर के साथ रहने के कारण घर पर रिश्तेदारों का आना जाना लगा ही रहता था। पर रजनी ने कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। रजनी बहुत ही सुघड़ महिला थी। अचार, पापड़, बड़ियां सब घर पर ही बनाती थी। रजनी के पति सुरेश वहीं पर स्थित एक गन्ना मिल में मैनेजर थे। अपना मकान था और रजनी की सुघड़ता के कारण बिना किसी दिक्कत के खर्च चल जाता था। आलोक पढ़ लिख कर
शादी के बाद बेंगलुरु में बस गया। एक एक करके सास ससुर अपनी पूरी उम्र करके चले गए। फिर दोनों मियाँ बीवी रह गए। फिर अचानक एक दिन सुरेश भी रजनी को रोते बिलखते छोड़ कर चले गए। आलोक माँ को वहां पर अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, पर रजनी अपने घर को छोड़ना नहीं चाहती थी। वहां पर उनके जीवन की खट्टी मीठी यादें बसी हुई थीं। पास पड़ोस की बहू बेटियों और भाभियों के साथ वे अकेले होकर भी अकेली नहीं थी। पर फिर 3 वर्षों बाद उनको अपना घर बेचना पड़ा क्योंकि आलोक बेंगलुरु में अपना फ्लैट लेना चाहता था। घर बेचकर रजनी ने उस राशि के 3 हिस्से कर दिए। एक बेटी को, एक अपने पास रखा और एक हिस्सा आलोक को दे दिया। उसके बाद वे शामली में ही अपने लिए एक छोटा घर देखने लगी। पर आलोक के कुछ और ही प्लान थे। वह माँ को अपने साथ बेंगलुरु लेकर आ गया। 3 कमरों के फ्लैट में रजनी का दम घुटता था। उसका मन अपने शामली के घर के लिए छटपटाने लगा। सब कुछ नया और अनजाना था। या तो लोग इंग्लिश बोलते या वहीं की टूटी फूटी हिंदी। अपने यहाँ की खड़ी हिंदी के लिए वे तरस गईं। लिफ्ट में आने जाने से उनको बहुत डर लगता था। वह तो दिया ही थी जिसमें उन्हें अपनापन लगता था। उनकी दुनिया दिया के कमरे तक सिमट गई। दिया जब तक स्कूल से न आती, वे सहमी सकुची एक कोने में बैठी रहती। दिया भी 2 साल बाद 12वीं पास करके इंजीनियरिंग के लिए पुणे चली गई। उसके कॉलेज की एडमिशन फीस का आधा खर्च रजनी ने अपनी बचत से ही दिया था। बहू के साथ रजनी की अनबन नहीं थी, पर रिश्ते में एक ठंडापन था। जब भी उनकी पोती दिया अपनी छुट्टियां खत्म करके वापस हॉस्टल जाती, उन्हें बहुत अकेलापन लगता था। दिया के आ जाने से उन्हें बड़ा अपनापन लगता था। वह रजनी को लेकर मॉल, सिनेमा हॉल और न जाने कहां कहां जाती। दोनों दादी पोती दिन दिन भर गायब रहती। जब दिन ढले वापस आती तो बहुत बार तो बहू वंदना ताना भी दे देती, मां जी, आपके जोड़ों का दर्द कैसा है आजकल? आलोक भी कभी कभी झुंझला कर बोल देता, मम्मी, अब तो आप दिन को दिन और रात को रात नहीं समझ रही हो, पर दिया के जाने के बाद यह मुझे और वंदना को बहुत भारी पड़ने वाला है। रजनी खूब समझती थी कि उनके बेटे के कान किसने भरे हैं, पर वे क्या करें। उन्हें तो अपने जिंदा होने का एहसास ही दिया की मौजूदगी कराती थी। ऐसा नहीं था कि रजनी के बेटे बहू उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे या उनको किसी प्रकार की समस्या थी, पर रजनी उनकी जिंदगी के किसी कोने में फिट नहीं बैठती थी। रजनी को हर समय यह एहसास होता था कि वे एक फालतू सामान है जिनका कोई काम नहीं है। रसोई में भी ऐसे ऐसे उपकरण थे जो उन्होंने अपनी कस्बाई रसोई में कभी प्रयोग नहीं किए थे। दिया ने ही पहल करके उन्हें मोबाइल से परिचित कराया। उस छोटे से यंत्र को सीखने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा और वे रोज नियम से अपनी पोती और बेटी से बात करने लगी। मन थोड़ा हल्का हो जाता था। फिर वे धीरे धीरे लिफ्ट का भी प्रयोग करना सीख गईं। इससे उन्हें ऐसी स्वतंत्रता का आभास होता था जैसे पिंजरे में कैद पक्षी को थोड़ी देर पिंजरे से बाहर होने पर अनुभव होता है। अब वे रोज नियम से सुबह और शाम की सैर को जाने लगी। उन्हें अब अपने शरीर में स्फूर्ति महसूस होने लगी। दिनचर्या बनी तो वे बहू की रोकटोक के बावजूद छोटे छोटे कार्य जैसे डसनेटक इत्यादि करने लगी। इससे उनकी बहू को भी मदद मिल जाती और बहू की कार्यशैली में भी खलल नहीं पड़ता था। एक सुबह वे चलते चलते थोड़ा थकान का अनुभव कर रही थी, तो पार्क की बेंच पर बैठकर सुस्ताने लगी। तभी उन्हें लगा कोई उनके बराबर में बैठ गया। उन्होंने कनखियों से देखा, एक उनकी हमउम्र सज्जन बैठे हैं। रजनी को बातचीत में पहल करने में बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए वे थोड़ा सा अचकचा गईं। जैसे ही वे उठने लगीं, वे सज्जन बोले, अरे, आप बैठी रहें, आपको रोज सुबह शाम सैर करते हुए देखता हूँ, इसलिए आपको ऐसा बैठा देखकर ठिठक गया।
रजनी सकुचाती हुई बोली, नहीं, बस यूं ही थकान महसूस हो रही थी। वे सज्जन बोले, मेरा नाम राजीव है। आपको देखकर ऐसा लगा आप अपने ही इलाके की हैं। आप क्या मेरठ से हैं? रजनी बोली, जी, शामली से हूँ। यहाँ अपने बेटे बहू के साथ रहती हूँ। राजीव बोले, मैं तो अकेला रहता हूँ। मेरे तो बेटा और बेटी दोनों ही विदेश में रहते हैं। आपको मैं बहुत दिनों से घूमते हुए देख रहा था, पर आप इतनी खोई खोई रहती हैं कि पूछने की हिम्मत न हुई कि कहीं आप गलत न समझ बैठें। रजनी हंस पड़ी और राजीव रजनी की हंसी से अपनी कुछ पुरानी यादों में खो गए। उनकी एक पुरानी सहपाठी थी कॉलेज की, जिसे वे मन ही मन बहुत पसंद करते थे। पर इससे पहले वे कुछ कह पाते, उसकी शादी हो गई थी। न जाने क्यों रजनी को देखकर उन्हें उसकी याद आ जाती थी, इसलिए उनसे बात करने से वे खुद को नहीं रोक पाए। वे दोनों 10 मिनट तक बैठे रहे और इधर-उधर की बातें करते रहे। आज जब रजनी वापस घर आई तो न जाने क्यों उनका मन बड़ा खुश था। ऐसा कुछ भी नहीं था, पर अपने हमउम्र साथी के साथ की बात ही कुछ और होती है। फिर तो यह रोज का नियम हो गया। दोनों साथ साथ घूमते और अपने अपने घर की ओर चल पड़ते। अब रजनी अपने रखरखाव पर पहले से ज्यादा ध्यान रखती थी। स्त्री चाहे 60 वर्ष की हो या 16 साल की, पुरुष की प्रशंसाभरी निगाहों को वह तुरंत पहचान लेती है। एक दिन घूमते हुए राजीव ने रजनी से मजाक में कहा, रजनी जी, आज मैं आपके घर चलूंगा, आपके बेटे और बहू से मिलने। पर रजनी के चेहरे का रंग बदल गया। यह राजीव से छिपा न रह सका, इसलिए उन्होंने दोबारा यह प्रसंग न छेड़ा। राजीव को रजनी का साथ बहुत भाता था। उन्हें वे बेहद ही सुलझी हुई लगती थी। पर रजनी ने अपने चारों ओर उम्र, समाज और रिवाजों का दायरा बना रखा था जो राजीव पार नहीं कर पा रहे थे। राजीव ने मेरठ शहर करीब 40 साल पहले छोड़ दिया था। वे बरसों से यहीं रह रहे थे, इसलिए उनकी सोच काफी अलग थी। 4 वर्षों पहले पत्नी के देहांत के बाद वे अकेले रह गए थे। उनके बेटे बेटी विदेश में रहते थे। संतानों की इच्छा थी कि वे भी वहीं आ जाएं, पर जब राजीव ने मना कर दिया तो उन्होंने राजीव से यह कहा कि दोबारा विवाह कर लें। राजीव ने इसे हंसी में उड़ा दिया, पर रजनी को देखकर उनमें दोबारा से यह इच्छा जागृत हो गई। उनके दिल में रजनी के लिए एक एहसास था जिसमें वासना नहीं थी, पर था एक ऐसा लगाव और खिंचाव जिसके कारण उन्हें दोबारा से जीने की ललक पैदा हो गई थी। बहुत बार उन्हें अपना ही व्यवहार अनजाना लगता, पर वे चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहे थे। उनका बहुत मन था रजनी को अपने घर लाने का, पर वे जानते थे कि रजनी कोई न कोई बहाना बना लेगी। उन्हें मालूम था, वे दोनों उस पीढ़ी के हैं जहां पर महिलाएं अपनी इच्छाओं को कभी जाहिर नहीं करतीं। आज दूर से ही उन्होंने रजनी को देखा तो देखते ही रह गए। आज रजनी ने ग्रे और काले रंग का पजामा कुर्ता पहना हुआ था जो उनके गेहुए रंग पर बहुत फब रहा था। जैसे ही रजनी करीब आई तो बरबस उनके मुख से निकल गया, आज उम्र के 10 साल कहाँ छोड़ आई हो। रजनी झेंप गई, बोली, दिया ने जन्मदिन पर तोहफा दिया है तो बच्ची का दिल रखने के लिए आज पहन लिया। राजीव बोले, वाह, पोती आई हुई है। गुड़िया से मिलने मैं आज जरूर आऊंगा। इससे पहले रजनी कुछ बोल पाती, तभी न जाने कहाँ से दिया आ गई और बोली, जरूर अंकल, शाम को मैं दादी के लिए केक भी ला रही हूँ। रजनी अजीब धर्म संकट में थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। लिफ्ट में उन्होंने दिया से शिकायती लहजे से बोला, दिया, क्या जरूरत थी राजीव जी को बुलाने की? दिया बेबाक अंदाज में बोली, क्योंकि वे आपके मित्र हैं और आप मम्मी पापा की माँ हो, वो आपके मम्मी पापा नहीं हैं। शाम को रजनी का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, यह सोच सोच कर कि आलोक और वंदना क्या सोचेंगे।
दिया ने जबरदस्ती उन्हें कांजीवरम सिल्क की पिस्ता रंग की साड़ी पहनाई और मोतियों का एक सेट भी पहना दिया। वंदना ने मुस्कराकर कहा, दिया, तू तो दादी को दुल्हन की तरह सजा रही है। यह सुनकर रजनी कटकर रह गई। शाम को 5 बजे घंटी बजी। राजीव जी खड़े थे, हाथों में सफेद फूलों का गुलदस्ता लिए हुए। साथ में था एक चॉकलेट का बॉक्स जो उन्होंने बड़े प्यार से दिया को थमा दिया। सभी लोग कुछ देर तक चुप बैठे रहे। फिर राजीव ने ही बातचीत की पहल की और देखते ही देखते राजीव और आलोक में कार्य संबंधी बहुत सारी बातें मिल गईं। जब राजीव रात का खाना खाकर बाहर की तरफ निकले तो सबसे काफी घुलमिल चुके थे। बहू वंदना ने आलोक से मुखातिब होकर पूछा, आलोक, तुम तो बोलते थे मम्मी की शामली में भी कोई मित्र नहीं है, पर मम्मी तो बेंगलुरु के रंग में बड़ी जल्दी रंग गईं। रजनी इससे पहले कुछ बोलती, दिया बोली, मम्मी, इसमें क्या गलत है? आलोक ने भी अपनी चुप्पी से दिया को मूक समर्थन दिया। पर वंदना की बात के बाद रजनी ने खुद ही अपने घूमने का समय बदल दिया। 1-2 दिनों तक तो राजीव ने कोई ध्यान न दिया, पर तीसरे दिन उनका माथा ठनका और उन्होंने रजनी को उनके मोबाइल पर कॉल कर दिया। रजनी ने फोन उठाया तो राजीव चिंतित स्वर में बोले, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? रजनी ने रूखे स्वर में उत्तर दिया, जी, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मेरा आपसे कोई अनुबंध थोड़े ही है कि मैं और आप एक साथ सैर करेंगे। राजीव ने हंसकर कहा, कृपया अन्यथा न लें, एक मित्र के नाते पूछ रहा हूँ। दिया उसी कमरे में थी जो रजनी से बोली, दादी, यह गलत बात है। राजीव अंकल बहुत अच्छे हैं। रजनी बोली, बिट्टो, समाज के कुछ नियम हैं जो हम औरतों को निभाने ही पड़ते हैं, चाहे हम 16 साल के हों या 65 साल के। आज दिया फिर से वापस अपने कॉलेज जा रही थी। जाने से पहले वह बोली, दादी, ये कायदे और नियम रूपी बेड़ियों में आप अपने को कैद मत करो। आप अगर खुश रहोगे तो वह ही खुशी आप हमें दोगे। मम्मी या किसी और के कहने पर अपनी जिंदगी को जीना मत छोड़ो। रजनी कुछ न बोली। कुछ दिनों बाद आलोक का ऑफिस की तरफ से विदेश जाने का कार्यक्रम बना। ऑफिस पत्नी का खर्चा भी वहन कर रहा था, पर मां के कारण आलोक का मन नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मम्मी 2 माह तक सब कैसे अकेले संभालेगी। यह सब सुनकर वंदना का मुंह सूज गया। पर जब रजनी को इस बात का मालूम हुआ तो उन्हें बहुत दुख हुआ। सुबह नाश्ते की टेबल पर वे आलोक से बोलीं, बेटे, मैं तुम दोनों को किसी प्रकार के बंधन में बांधने नहीं आई हूं। तुम जाओ और अपने साथ वंदना को भी ले जाओ। वंदना खुश हो गई और आलोक भी अब बिना किसी हिचक के अपनी ट्रिप की तैयारी करने लगा। जैसे कि हमारे देश की परंपरा है, हम बुजुर्गों को आदरणीय समझते हैं, पर उनमें कुछ भावनाएं हैं, यह हम नहीं मान सकते। रजनी भी यही मानती थी, इसलिए अब तक राजीव रजनी के मन की था नहीं ले पा रहे थे। एक दिन सुबह सुबह राजीव के पास दिया का फोन आया। वह रुआंसी हो कर बोली, अंकल, मैं सुबह से मोबाइल मिला रही हूँ। दादी फोन नहीं उठा रही हैं, वे ऐसा कभी नहीं करती। राजीव बोले, कल ही तो हम मिले थे, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ। चिंतित राजीव फौरन रजनी के फ्लैट पर पहुंच गए। बहुत देर तक घंटी बजाने के बाद भी जब कोई आहट नहीं मिली तो उन्होंने सोसाइटी के गार्ड की मदद से अंदर से दरवाजा खुलवाया। किसी अनहोनी की आशंका से उन्होंने एक झटके से दरवाजा खोला। कमरे में बेड पर लेटी बुखार से तपती रजनी बुरी तरह से कंपा रही थी। राजीव ने बिना कुछ कहे उन्हें उठाया और गार्ड की मदद से अपनी कार में बैठाया। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने उन्हें दाखिल कराया और फिर दिया को फोन पर सारी स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने दिया से कहा कि वह चिंता न करे, अपनी परीक्षा पर पूरा ध्यान लगाए।
साथ ही यह ताकीद भी की कि वह अपने मम्मी पापा को इस बात से अवगत न कराएं। पूरे हफ्ते दिन को दिन और रात को रात न मानकर राजीव ने रजनी की सेवा की। अब रजनी पहले से काफी स्वस्थ थी और कल उन्हें वापस घर जाना था। आलोक के आने में अभी 25 दिन शेष थे। राजीव अब रजनी को अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। हॉस्पिटल के बाद वे रजनी को अपने फ्लैट पर ले आए। रजनी हाथ जोड़कर बोली, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। यह जीवन आपकी ही देन है। पर कृपया मुझे मेरे घर पर छोड़ दीजिए। वैसे आप खुद भी समझदार हैं। राजीव संयत स्वर में बोले, आप मुझे बेहद पसंद हो। मैं आपके साथ अपनी जीवन की सांझ बांटना चाहता हूँ। पर आपके लिए मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या करूँगा, इसमें मेरा स्वार्थ निहित नहीं है। यह बस इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। मैं एक मित्र और हितैषी होने के नाते आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी घंटी बजी और दिया ने खिलखिलाते हुए प्रवेश किया और रजनी के गले लगकर फफक कर रो पड़ी। राजीव ने उन दोनों के लिए खाना लगाया और खाने के बाद उन्हें सोने के लिए कमरा दिया। शाम को दोनों दादी पोती को राजीव ने उनके फ्लैट पर छोड़ दिया। दिया पूरे एक हफ्ते रही और इन दिनों में वह राजीव के बहुत करीब आ गई थी। अब वह कॉलेज के लिए निकली तो राजीव और रजनी का रिश्ता दोबारा से पुरानी लीक पर चलने लगा। न राजीव ने कभी अपनी बात दोबारा दोहराई, न रजनी अब पहले की तरह हिचकिचाई। रजनी को राजीव का साथ पहले भी भाता था, पर कुछ दिनों पहले तक वे जिस परिधि में अपने को बांध कर रख रही थी, उस घटना के बाद उन्होंने अपने को उस कैद से आज़ाद कर लिया था। उन्हें समझ आ गया था कि जीवन साथी की सबसे ज्यादा जरूरत सांझ की बेला में ही होती है। आज सवेरे की फ्लाइट से आलोक और वंदना आ गए थे। रजनी ने पिछले दिनों में अपना मन स्थिर करके एक फैसला ले लिया था। एक ऐसा फैसला शायद जो अपने 65 साल की जिंदगी में उन्होंने पहली बार अपनी खुशी के लिए लिया था, और अब वे खुले दिल से अपनी जिंदगी की शाम को राजीव के साथ बांटना चाहती थी। आज रात खाने पर उन्होंने राजीव को बुलाया था और राजीव के सामने ही उन्होंने अपने परिवार को अपने निर्णय से अवगत कराया। आलोक थोड़ा अनमना हो गया और सबसे पहले उसने अपनी बहन को सूचित किया। अनीता, जो अपनी मम्मी के हॉस्पिटल में एडमिट होने पर अपनी ससुराल की जिम्मेदारियों के कारण बड़ी सफाई से कन्नी काट गई थी, आज अपनी माँ के आगे ससुराल वालों की दुहाई दे रही थी। उधर आलोक को भी सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, पर वंदना को सबसे ज्यादा चिंता अपनी सास के अकाउंट में जमा धनराशि की हो रही थी। दिया ही इस बात से सबसे ज्यादा खुश थी। रात को खाने की मेज पर तनाव भरा माहौल था। खुलकर कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। अनीता ने ही पहल करके कहा, मम्मी, आपके इस फैसले से मेरी जिंदगी पर असर पड़ेगा और आप अकेली कहाँ हो। मैं और आलोक भैया हैं ना, अगर आपके आगे पीछे कोई न होता तो बात कुछ और थी। रजनी बोली, अनीता बेटा, मेरा फैसला अब नहीं बदलेगा। यह मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। अगर तुम्हें इतनी शर्म आ रही है तो मैं खुद दामाद जी से बात कर लूंगी। उसके बाद अनीता पैर पटकते हुए अपने घर वापस चली गई। वंदना अब हर समय रजनी को शक भरी नजरों से देखती रहती और जैसे ही वे बाहर जाने के लिए कदम उठाती, एक व्यंग्यबाण जरूर छोड़ती। रजनी ने सोचा भी कि क्यों वे राजीव के साथ के लिए इतनी आतुर हो रही हैं, और इसलिए जब आज राजीव का फोन आया कि वे शादी की तारीख तय करने के लिए रेस्तरां में बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने यह सोचकर हाँ कर दी कि वे मना कर देंगी, पर रेस्तरां में तो वे इससे पहले कि अपनी बात कर पातीं। यह तमाशा हो गया था। रजनी को मालूम था कि उनके फैसले में उनके साथ कोई नहीं होगा सिवा दिया के, पर उनकी बहू ऐसी बातें कहेगी, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था। राजीव भी गुस्से और दुख में अपने फ्लैट की तरफ चल दिए। तभी मोबाइल की घंटी बजी। दूसरी तरफ से उनकी बेटी थी कॉल पर। पापा, आप लिव इन क्यों कर रहे हो? आप शादी कर लो न रजनी आंटी से,
राजीव को समझ आ गया कि किसी हितैषी ने उनके बच्चों तक खबर पहुंचा दी है। उन्होंने बिना कुछ जवाब दिए फोन काट दिया। फिर अगले दिन उनके बेटे और बहू की वीडियो कॉल थी। उन दोनों को भी यही शक था और जब उन्होंने शांति से यह कहा, तुमने जैसे भी अपनी जिंदगी गुजारी, मैंने उसमें हमेशा तुम्हारा साथ दिया। अब मैं लिव इन करूं या शादी, तुम्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दिया ने राजीव अंकल और रजनी के फैसले का पूरा समर्थन किया। बस वही थी जो अडिग चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी रही थी। रजनी पर अब आलोक और वंदना की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें समझ आ गया था कि उनसे ज्यादा आलोक, अनिता और वंदना को उस धनराशि व जमीन की चिंता थी जो उनके नाम थी। अब माह में एक बार गाहे फोन करने वाले राजीव के बच्चे भी हर तीसरे दिन उनको फोन करते। दोनों के बच्चों को अब यह लग रहा था, अगर यह शादी हो गई तो उनके माता पिता के नाम पर जो जमीन जायदाद है वह किसको मिलेगी। यह बात सबसे पहले राजीव को समझ आई। फिर राजीव और रजनी ने एक अनोखा फैसला लिया। 10 दिनों बाद एक सादे समारोह में रजनी और राजीव ने पहले फेरे लिए और फिर कोर्ट में जाकर उन्होंने अपने विवाह को रजिस्टर्ड करवा लिया। रजनी को एक अलग सी खुशी थी। खुशी अपनी मर्जी से एक फैसला अपने लिए लेने की, पर दुख भी था क्योंकि उनके परिवार से कोई नहीं था सिवा दिया के। राजीव ने शानदार रिसेप्शन दिया और उसमें अपने और रजनी के परिवार को भी बुलाया था। उन्हें बुलाने के लिए उन्होंने वसीयत का जाल बिछाया था। वसीयत जानने को बेताब और उत्सुक उनके बच्चे आए थे और जब वकील ने वसीयत पढ़कर सुनाई तो वे सब बस बैठे ही रह गए। वसीयत के अनुसार रजनी और राजीव ने अपनी 50% जमा पूंजी एक वृद्धाश्रम में दान कर दी थी। वहीं पर वे दोनों अपनी जिंदगी की सांझ बिताएंगे। बाकी की जमा पूंजी उन्होंने अपने नाम पर ही रखी थी और उनके मरने के बाद अगर कुछ धनराशि बचती है तो वह एक अनाथ आश्रम में दान दी जाएगी। कल रात की फ्लाइट से वे दोनों पहले पेरिस और फिर स्विट्जरलैंड जा रहे थे। दोनों के बच्चे एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे थे कि उनके मातापिता ने एक दूसरे के बहकावे में आकर यह वसीयत लिखवाई है। वंदना बहुत तीखे स्वर में बोल रही थी, अब हनीमून मन रहा है। यह भी नहीं सोचा मम्मी ने कि दिया की पढ़ाई और शादी के लिए कुछ नाम कर देती। अरे, हमसे दुश्मनी थी पर अपने नाती पोतों से भी कुछ लगाव नहीं था। अनिता बोल रही थी। दिया ने कड़वे स्वर में कहा, मम्मी, मैं आप और पापा की जिम्मेदारी हूँ, दादी की नहीं। वहीं आलोक को लगा उसका अपनी मम्मी को बेंगलुरु लाने का प्लान फेल हो गया है। राजीव के बच्चे हालांकि नाखुश थे पर कुछ कह न पाए। बस राजीव की बेटी चलते हुए यह बोली, पापा, उम्मीद करते हैं कि आपकी नई पत्नी आपका पूरा ख्याल रखेंगी। आपको विदेश में आकर स्वास्थ्य लाभ की जरूरत नहीं पड़ेगी। संकेतों से ही सही, रजनी और राजीव को यह बता दिया गया था कि अब उनके बच्चे उनके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। आगे के जीवन में वे ही एक दूसरे के साथ हैं। नीचे राजीव अपनी कार लिए खड़े थे। रजनी ने अपना सूटकेस कार में रखा, आंखों के कोनों से खुशी की नमी को पोंछा और दोनों चल पड़े जिंदगी की खुशनुमा शाम की शुरुआत करने। शायद फिर से जीवन संध्या में गुनगुनी धूप ने दस्तक दी थी।